रात के अंधेरे में बेहतार को नींद नहीं आ रही थी। उसके पति अदनान बगल में ही लेटे थे, लेकिन वो अब असमर्थ हो चुके थे। वो बूढ़े हो चुके थे। खुशी की तलाश में बेहतार चुपके से अदनान को सोते छोड़कर बालुल के कमरे की ओर चली गईं। वो जानती थीं कि वो उनकी मदद करेगा। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि बालुल अभी भी जागा हुआ था। वो धीरे से उससे बात करने लगीं और थोड़े खेलकूद भरे और शरारती तरीके से उसे चिढ़ाने की कोशिश की। बरसों से उसके अंदर दबी हुई चाहत कुछ हद तक पूरी हो गई। उसके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। कुछ दिन पहले बेहतार ने मजबूरी में अदनान से शादी की थी। उसका परिवार गरीब था और आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं था। घर में 2 बेटियां विवाह योग्य उम्र की थीं। परिवार को उम्मीद थी कि अगर उनमें से एक अमीर व्यक्ति से शादी कर ले तो उनकी स्थिति सुधर सकती है। उसी समय उनके घर एक बहुत अमीर व्यक्ति आया, अदनान। बेहतार की मां मिसेस फुरवास उसे देखकर बहुत खुश हुईं और गुप्त रूप से सपना देखने लगीं कि उसकी बेटी अमीरी में ब्याही जाए। हालांकि अदनान किसी जरूरी काम से आया था और थोड़ी देर बाद चला गया। बाद में डिनर के दौरान बेहतार के बहनोई ने बताया कि मिस्टर अदनान बेहतार से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर उसकी मां को द्वंद्व हुआ और वो परेशान हो गईं। कोई स्पष्ट जवाब न होने पर फैसला बेहतार पर छोड़ दिया गया। अदनान उससे बहुत बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे। सोच विचार के बाद उसने शादी के लिए हामी भर दी। कुछ दिन बाद बेहतार उत्साहित थीं क्योंकि अदनान के बच्चे आने वाले थे। जल्द ही उसका छोटा बेटा बुआंट आ गया और उसने उसे आसानी से स्वीकार कर लिया। यहां तक कि उसे मॉम भी कहने लगा। लेकिन उसकी बड़ी बेटी निहाल दूरी बनाए रखी। वो विनम्रता से बात की और हाथ मिलाया, लेकिन स्पष्ट था कि वो बेहतार को अपनी मां के रूप में स्वीकार करने में सहज नहीं थी। बाद में डिनर के दौरान एक व्यक्ति बालुल आया। वो अदनान का भतीजा था और उसका स्वभाव खेल-कूद भरा और फ्लर्टी था। वो अदनान के बहुत करीब था। उसने बेहतार की सुंदरता की तारीफ की और शादी पर बधाई दी। धीरे धीरे बेहतार एक लग्जरी हाउस की मालकिन बन गईं। बाहरी रूप से वो उसके शानदार जीवन शैली से खुश दिखती थीं, लेकिन वास्तव में वो खुश नहीं थीं। अदनान ने उसे हर आराम प्रदान किया, लेकिन वो उसकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सका। फिर भी वो संतुष्ट होने का नाटक करती रहीं। एक दिन बेहतार ने पहल करके निहाल को शॉपिंग पर ले जाने का फैसला किया। शुरुआत में निहाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे वे ज्यादा बात करने लगीं, उनके बीच एक बंधन बनने लगा। जल्द ही वे अच्छी दोस्ती बनाने लगीं, बहुत शॉपिंग की और साथ घर लौटीं। लेकिन उस रात फिर जब बेहतार ने अदनान के साथ समय बिताया, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुईं। अदनान ने माफी मांगी कि वो उसे संतुष्ट नहीं कर सका, लेकिन बेहतार ने मजाक में टाल दिया। लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई बहुत अलग थी और धीरे धीरे सामने आने लगी। उसने खुद ये जीवन चुना था। समय बीतता गया और 1 साल गुजर गया। फिर उनका शादी का सालगिरह आया। इसे मनाने के लिए पूरा परिवार पिकनिक की योजना बनाने लगा। अदनान ने बेतार की मां और बहन को भी आमंत्रित किया। सतही रूप से सब कुछ खुश दिख रहा था। जैसे ही वे पिकनिक के लिए सुंदर जगह की ओर यात्रा कर रहे थे, बालुल अदनान के किसी रिश्तेदार के साथ फ्लर्ट करने लगा। बेतार ने पीछे से इसे देखा, लेकिन चुप रहने का फैसला किया। बाद में सब लोग इकट्ठा होकर खाना खाने लगे। भोजन के दौरान अदनान ने बेतार की बहुत तारीफ की, कहा कि वो दुनिया की सबसे सुंदर पत्नी पा चुका है। फिर उसने उसे एक पुराना कीमती नेकलेस गिफ्ट किया जो उसके परिवार की विरासत थी। जब सब आराम कर रहे थे, बेतार ने बालुल को देखा। वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था और उसे छूने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन लड़की ने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गुस्से में उसे जाने को कहा। जब बालुल नहीं माना तो उसने अपनी मां को बुला लिया, जिससे उसे जाना पड़ा। जाते समय उसने बेतार की ओर इशारा किया, जो उसके अंदर कुछ हलचल पैदा कर गया। घर लौटने के बाद बेतार उस बारे में सोचने से बाज नहीं आ सकी। बालुल निश्चित रूप से सुंदर और युवा था और ये विचार उसके अंदर तूफान पैदा करने लगे। इस बीच अदनान फिर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा और हमेशा की तरह कुछ होने से पहले ही असफल हो गया, जिससे वो अधूरी रह गई। निराश और परेशान बेतार ने अदनान द्वारा दिए गए नेकलेस को तोड़ दिया। उसका अंदर का गुस्सा अब साफ दिख रहा था, हालांकि वो इसे खुलकर नहीं व्यक्त कर रही थी। अगले दिन बेतार को पता चला कि अदनान ने उसकी मां को घर लाने का फैसला किया है क्योंकि वो बीमार है
और उम्मीद है कि परिवार के साथ रहने से उसकी सेहत सुधरेगी। लेकिन बेतार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी माँ के व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। निहाल भी अपने पिता से नाराज थी और सब लोग गुस्से में अपने कमरों में चले गए। जल्द ही मिसेस फुरवास घर पहुंच गईं। जैसे ही वो आईं, उसने नौकर को सब कुछ नजर रखने का निर्देश दिया। उसने पूछा बेतार कहाँ है और नौकरानी ने बताया कि वो अपने कमरे में है। बाद में उस रात एक ड्रिंक लेने के बाद बेतार अदनान को सोते छोड़कर बालुल के कमरे की ओर चली गई। वो जानती थी कि वो मदद करेगा। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि बालुल अभी भी जागा हुआ था। वो धीरे से उससे बात करने लगी और फिर से खेल कूद भरे तरीके से उसे चिढ़ाने लगी। बालुल घबराया और पूछा, तुम इस इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कैंडी लाने को कहा था, क्या तुम लाए हो? बालुल इस मौके का इंतजार कर रहा था। वो बोला, मैं लाया तो था लेकिन देना भूल गया। कैंडी निकालते हुए अचानक बिजली चली गई, जिससे बेतार का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने उसे कैंडी खिलाई, जिससे उसके होंठों पर मीठा स्वाद रह गया। साथ ही वर्षों से दबी हुई चाहत कम से कम कुछ हद तक पूरी हो गई और वो खुश महसूस करने लगी। अगली सुबह बेतार ने बुखार होने का नाटक किया। अदनान बहुत चिंतित हो गया और डॉक्टर बुलाने की बात करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे देखने आई और समझाने लगी कि उसने अपनी जिंदगी में एक गलत फैसला लिया था, जो आज भी उसे सताता है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसी जाल में फंस जाए। उसने बालुल के बारे में भी चेतावनी दी कि सब जानते हैं कि वो नोटोरियस फ्लर्ट है और बेतार को उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, वरना लोग पीछे बातें करने लगेंगे। लेकिन बेतार ने उसके शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर निहाल उदास थी, क्योंकि उसके छोटे भाई को पिता ने पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। बालुल निहाल को समझाने की कोशिश करता है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता और हमें उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। बेतार ऊपर से सब कुछ देख रही है और उसके अंदर जलन का भाव बढ़ने लगता है। वो तेजी से नीचे आती है और उन्हें बीच में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बालुल का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ कहता है कि उसे शहर जाना है और चला जाता है। उसके चले जाने के बाद बेतार बालुल के कमरे में जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। वो उसके बिस्तर को देखती है और उनके साथ बिताए पलों को याद करती है, जिससे उसे अजीब सी राहत मिलती है। फिर वो कमरे में उसके कपड़े देखती है, जो उसे खुशी देता है। अचानक बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो तेजी से अपने कमरे में वापस चली जाती है। जल्द ही रात हो जाती है। काम पूरा करने के बाद अदनान बेतार के पास आता है। वो उसे बताती है कि उन्हें उस रात साथ शहर जाना चाहिए, लेकिन अदनान मना कर देता है। इससे वो गुस्सा हो जाती है। बाद में वो उसे मनाने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रोज की तरह ही कुछ मतलब की बात होने से पहले ही वो असफल हो जाता है, जिससे बेतार फिर से टूट जाती है। इसी वजह से उसका ध्यान और ज्यादा बालुल की ओर चला जाता है। उसी रात वो देखती है कि बालुल शहर से वापस आ गया है। फिर से वो कैंडी का बहाना लेकर उसके कमरे में जाती है। इस बार बालुल उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है कि किसी को उनकी रिलेशनशिप का पता चल जाए। लेकिन बेतार जोर देती है कि कुछ नहीं होगा और वो उसे प्यार करती है। इसके बाद उनकी रिलेशनशिप और गहरी होती जाती है। जब भी अदनान काम पर जाता है, बेतार मौका लेकर बालुल के कमरे में चली जाती है। बालुल रोज अलग अलग कैंडी लाता है और ये उनकी रोजमर्रा की आदत बन जाती है। बेतार यहाँ तक कहती है कि अगर कभी पकड़े गए तो वे कहीं दूर भागकर साथ रहेंगे। और इस तरह बेतार और बालुल बिना डर के मिलते रहते हैं। बेचारा अदनान इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता। जब भी वो काम से लौटता है तो बेतार को बिस्तर पर उसका इंतजार करते पाता है। एक दिन निहाल अपने पिता से कहती है कि वो भी शहर जाए, क्योंकि बेतार और बालुल जा रहे हैं, लेकिन अदनान मना कर देता है। निहाल फिर पूछती है कि क्या उनके और बेतार के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। अदनान कहता है सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनकी रिलेशनशिप की सच्चाई जानता है। जल्द ही तीनों शहर जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें बेतार की बहन दिखाई देती है, जो उसी दिन घर आई है। बेतार उसे देखकर खुश होती है, लेकिन बताती है कि वो निहाल और बालुल के साथ शहर जा रही है और वापस आकर मिलेगी। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन उसे चेतावती है कि बालुल जैसे आदमी के साथ रहना ठीक नहीं है। रात के अंधेरे में बेतार उसे आश्वासन देती है कि चिंता मत करो, वो अदनान को धोखा नहीं देगी। उसके बाद बेतार, बालुल और निहाल बाजार में साथ शॉपिंग करने जाते हैं। वहां भी बेतार और बालुल एक दूसरे को लगातार घूरते रहते हैं। वे साफ तौर पर एक दूसरे की अधूरी इच्छा बन चुके हैं। हालांकि उनका ड्राइवर चुपचाप सब कुछ देख रहा है। बेतार धीरे से उसे कहती है कि आज रात थोड़ा इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हारे कमरे में आऊंगी।
बाद में जब तीनों घर लौटते हैं तो बेतार की माँ मजाक करने लगती है। वो अदनान से कहती है कि बालुल जैसे युवक के साथ बाहर जाना उनकी बदनामी का कारण बन सकता है। ये सुनकर अदनान थोड़ा चिढ़ जाता है और चला जाता है और सब चुपचाप अपने कमरों में चले जाते हैं। बाद में बेतार फिर बालुल से कैंडी के लिए मिलने जाती है, क्योंकि अब वो एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसे बताती है कि उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ उन्हें शक करने लगी है। बालुल जवाब देता है कि काश हम कभी मिले ही ना होते। ये सब काबू से बाहर हो रहा है। अगर मेरे चाचा को पता चल गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद जैसा रोज होता है, बेतार जाने वाली होती है। तभी बालुल सहजता से कहता है कि वो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसके पास आती है और पूरा होने के बाद पति के पास वफादार पत्नी की तरह लौट जाती है। ये सुनकर बेतार गुस्से से भर जाती है, उसे थप्पड़ मारती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। अगले दिन बालुल अदनान से मिलता है। अदनान कहता है कि तुम इन दिनों कुछ अलग लग रहे हो। बालुल विषय टालता है और शहर जाने की तैयारी करता है। तभी बेतार आती है और उसे शहर से कैंडी लाने को कहती है। बालुल के जाने के बाद अदनान एक नया आइडिया लाता है। वो सुझाव देता है कि शायद निहाल और बालुल की शादी कर दी जाए। ये प्रस्ताव वास्तव में बेतार की माँ का था। ये सुनकर बेतार बेचैन हो जाती है। वो हंसकर टालती है और कहती है कि वे एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते और बिना निहाल की सहमति के ऐसा फैसला करना ठीक नहीं है। अदनान समझाता है कि निहाल की माँ के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेली रह गई है, लेकिन बेतार को कुछ गड़बड़ लगता है और उसे एहसास होता है कि इस योजना के पीछे उसकी माँ है। वो उसे कन्फ्रंट करने जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ बताती है कि वो सिर्फ उसकी भलाई चाहती है और नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसके जीवन की गलती दोहराए। वो मानती है कि अगर बालुल की शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी निहाल आती है। जब उसे शादी की योजना के बारे में पता चलता है तो वो साफ कहती है कि वो सिर्फ अपनी पसंद से शादी करेगी। उसके बाद वो अपनी आंटी के घर चली जाती है और घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। बालुल बेतार से दूरी बनाने लगता है और उसकी जिंदगी पहले जैसी हो जाती है, अकेली, अधूरी और चाहत से भरी। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। उसका पति अब भी असफल रहता है और उसका गुस्सा चुपचाप उसके अंदर बढ़ता रहता है। फिर एक दिन बालुल निहाल को उसकी आंटी के घर मिलने जाता है। वो उसकी आंटी से मिलता है और निहाल को पास कहीं ले जाने की इजाज़त मांगता है। बाद में जब वो निहाल को अकेला पाता है तो वो उससे काफ़ी देर तक बात करता है और आखिरकार शादी का विषय उठाता है। वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन निहाल मासूम और अनिश्चित है। वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती और बात को लटकाए रखती है। वो बालुल को अच्छी तरह जानती है और उसे पूरी तरह विश्वास नहीं करती। फिर भी बालुल उसे समझाने की कोशिश करता रहता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और ऐसे शब्द कहता है कि वो जवाब देने में खुद को असमर्थ पाती है। बाद में बालुल घर लौट आता है और सबको बताता है कि वो निहाल से मिलने गया था। इस खबर को सुनकर बेतार फिर से बेचैन हो जाती है। उसे जलन दिलाने के लिए वो जाकर अपने पति के पास बैठ जाती है और कहती है कि वो गर्भवती हो सकती है। अदनान ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन बालुल बहुत असहज महसूस करता है और चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। जैसे ही मौका मिलता है, बेतार उसके पीछे जाती है और गुस्से से उसका सामना करती है। बालुल उसे चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसे व्यवहार करती रही तो उसके चाचा को जल्द ही उनके बारे में पता चल जाएगा। ये सुनकर बेतार चीखने लगती है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है कि बालुल ने निहाल से शादी करने का फैसला कर लिया है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और अब उसे अपने फायदे के लिए छोड़ने की कोशिश कर रहा है। बालुल उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सच में उसे प्यार करता है, लेकिन निहाल से शादी करना उसके लिए जरूरी है। किसी तरह वो उसे वापस भेज देता है। अगले दिन बेतार का बेटा घर लौट आता है। इस बीच उसकी माँ उसकी शादी बचाने की कोशिश करती रहती है। वो अदनान को बताती है कि अगर बालुल और निहाल की शादी हो जाए तो पूरे परिवार को फायदा होगा। वो खास तौर पर उसे सलाह देती है कि वो बेतार का ज्यादा ख्याल रखे और उसे पर्याप्त ध्यान दे, ताकि उसे कहीं और देखने की जरूरत न पड़े। वो इशारा करती है कि बेतार युवा है और अदनान को उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। फिर बेतार की माँ खुलासा करती है कि बेतार असल में गर्भवती नहीं है, ये सिर्फ बहाना था। यह सुनकर अदनान को ठेस पहुंचती है और वो सोचने लगता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। उसके मन में शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर बेतार तैयार होकर फिर बालुल के पास कैंडी के बहाने जाती है। बालुल चिंतित दिखता है और पूछता है कि उसके चाचा कहाँ हैं, लेकिन बेतार उसे टाल देती है और कहती है कि उस पर ध्यान दे, उसे प्यार कर और शादी से मना कर दे। लेकिन बालुल साफ कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो निहाल से शादी करेगा। वो समझाता है कि शादी होने के बाद कोई शक नहीं करेगा और वे उसके बाद भी मिल सकते हैं।
हालांकि बेतार इसे स्वीकार नहीं करती है। साफ है कि उसकी भावनाएं अब जुनून में बदल चुकी हैं। वो पूरी तरह टूट जाती है। बालुल अब चिढ़कर कहता है कि उसने भी उसे इस्तेमाल किया था और उसे पागलपन बंद करने को कहता है। ये सुनकर बेतार गुस्से में बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर वो सीधे अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ को पहले से कुछ शक था, लेकिन अब बेतार आखिरकार सब कुछ बता देती है कि वो बालुल से प्यार करती है। वो जानती है कि वो कैसा व्यक्ति है, फिर भी उसका जुनून और भावनात्मक खालीपन बहुत आगे निकल चुका है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेतार मदद की भीख मांगती है। वो कहती है कि किसी तरह शादी रोक दो। उसकी हालत देखकर उसकी माँ लाचार हो जाती है और मदद करने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठे बैठते हैं तो निहाल सबके सामने शादी के लिए सहमत हो जाती है। ये सुनकर बेतार हंसने लगती है। हालांकि उसके लिए चीजें और मुश्किल हो गई हैं। उसकी माँ के पास कहने को कुछ नहीं बचता। हालांकि वो अभी भी शादी को टालने की कोशिश करती है, लेकिन बहलुल दृढ़ता से कहता है कि वो तैयार है और शादी जल्द ही होगी। कोई उसका विरोध नहीं कर पाता और फैसला तय हो जाता है। अब बेतार का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाते हैं। उसकी माँ लगातार उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए और अतीत को पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहिए। बाद में सब आराम करने के लिए इकट्ठे बैठते हैं। बेतार और उसकी माँ दोनों बहलुल के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करती हैं। वे उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहलुल शांति से उन्हें वादा करता है कि वो निहाल से शादी करने के बाद वो उसे खुश रखेगा। बाद में बेतार नहा रही होती है, लेकिन अब वो अपने जुनून में लगभग खो चुकी है। हर बार जब वो बहलुल और निहाल को साथ देखती है तो बेचैन हो जाती है। उसकी माँ लगातार उसे समझाती है कि अब सब कुछ बदल चुका है, उसका रास्ता अलग है। उस रात बेतार चुपके से बहलुल से मिलने जाती है, लेकिन इस बार वो दरवाजा भी नहीं खोलता। शादी का दिन नजदीक आते ही बेतार पूरी तरह बिखर जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि परिवार के साथ जुड़ी रहो और भाग लो, लेकिन बेतार मना कर देती है और कहती है कि वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्से में वो फैसला करती है कि वो अदनान को सब कुछ बता देगी, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है और चेतावनी देती है कि ये पागलपन सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो बेतार को उसके कमरे में बंद कर देती है और बहलुल के पास जाती है और कहती है कि वो आकर उसे शांत कर दे। ये सुनकर बहलुल तुरंत बेतार के कमरे में बात करने जाता है। उसी समय उनका ड्राइवर अदनान को उनके अफेयर की सच्चाई बता देता है। अब सब कुछ काबू से बाहर हो जाता है। गुस्से में अदनान बेतार के कमरे की ओर दौड़ता है। अंदर बेतार हताश और अनैतिक तरीके से व्यवहार कर रही है। वो बहलुल की बात नहीं सुनती और जोर देती है कि वे साथ भाग जाएं। जब बहलुल मना करता है तो वो फिर से टूट जाती है। बहलुल को एहसास होता है कि बात बहुत आगे निकल चुकी है और शायद अदनान को सच्चाई पता चल गई है। वो बच निकलने का रास्ता सोचने लगता है। बेतार खिड़की से बाहर देखती है और बहलुल को नाव में भागते देखती है। उस पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो समझ जाती है कि जिसके लिए वो तैयार थी वो भाग रहा है, सब कुछ छोड़कर। उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उसी पल अदनान कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार बेतार उसे सामना करने से नहीं डरती। पहली बार वो खुलकर बोलती है। वो कहती है कि वो इस नर्क जैसी जिंदगी में अब और नहीं रह सकती। बिना पीछे मुड़े वो कमरे से बाहर निकलती है। सभी मेहमानों से गुजरती हुई घर से चली जाती है। अब उसे किसी की परवाह नहीं है, ना अदनान की और ना ही बहलुल जैसे कायर की। और इसी बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।